और राजस्थान के लिए जो है मतगणना शुरू हो गई। लोकतंत्र के महापर्व की मतगणना है, ये 4 का दंगल है। दिन भर बने रहिएगा, ताजा अपडेट आपको लगातार मिलेगी। फिलहाल अभी तक का अपडेट यही है कि मतगणना शुरू हो गई है चारों राज्यों के लिए। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की शुरुआत होगी और उसके बाद से एग्जिट पोल आ चुके हैं। कांग्रेस ने सुबह से खुशी मनाना शुरू कर दिया, लेकिन एग्जिट पोल हर बार सही साबित नहीं होते, इसलिए लगातार बने रहिएगा। बिल्कुल। और देखिए, सबसे अहम बात यह है ज्योति के बाड़ेबंदी की हम जो जिक्र कर रहे थे वो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हो गई है। और ये खास बात है कि किस तरीके से आज के ये जो नतीजे हैं वो सभी पार्टियों के लिए अहम रहने वाले हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से इस बार कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है, सभी जगह सरकार बनती दिख रही है, वो कहीं ना कहीं एक बीजेपी के लिए भी सबक होगा और कांग्रेस के लिए देखना होगा आगे। फिलहाल बने रहिएगा, 4 राज्यों के फिलहाल जो है वो मतगणना शुरू हो चुकी है। चलिए, तो अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राकेश झा साहब पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। शिषपाल जिंदल जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। अंश वत्स जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और सलमान चंद्रगिरी बस्तर संभाग ब्यूरो हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले सलमान, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ में गिनती शुरू हो गई है और बस्तर संभाग काफी अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो सबसे पहले जब गिनती शुरू हुई, किस तरीके का उत्साह तमाम प्रत्याशियों के मन में है, उनके चेहरे पर नजर आ रहा है, बताइए। सलमान, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बताएं। सलमान, आवाज मिल पा रही है? जी, कब तक पहले थे मैडम, एक बार और पूछिए। जी, जिस तरीके से सलमान आज छत्तीसगढ़ में सुबह सुबह पोस्टल बैलेट खुल गए हैं, काउंटिंग शुरू हो गई है, किस तरीके का उत्साह और किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था तमाम केंद्रों के बाहर, विस्तार से तमाम जानकारी दें। जी, आज सुबह से लोग यहाँ पे तादाद से लगे हुए हैं। सभी पार्टी दलों के यहाँ पहुंच चुके हैं मतगणना स्थल पे, जहाँ पे लोग काउंटिंग होने वाला है। लगातार नजर आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति अपने अपने जगह पे लगातार लगे हुए हैं कि इस बार की जो काउंटिंग शुरू होने वाला है, क्योंकि 9 बजे तक का अनाउंस हो जाएगा कि किसका ईवीएम मशीन में फेल है, वो चीज देखने के लिए यहाँ मिल रहा है। यहाँ लगातार लोगों को देखते हैं कि हर एक पार्टी के लोग अपने चेहरे में एक अलग ही खुशी लेके आ रहा है। यहाँ पे देखना होगा कि इस बार का जो ईवीएम मशीन जिनका फेल होगा, अभी कुछ ही देर में उनका सामने आ जाएगा कि किसका जीत यहाँ होगा। जी ठीक है। चलिए, ठीक है। बीजेपी से हमारे साथ शिषपाल जिंदल जी मौजूद हैं। शिषपाल जी, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि 4 राज्य हैं और चारों राज्यों में बीजेपी कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है, क्या लग रहा है आपको, कितना उत्साह, दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई है? सबसे पहले आज ईमानदारी से बता दीजिए कि अगर सरकार बनती है तो क्या करने जा रहे हैं? मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी अक्सर ईमानदारी से ही बात करती है और जहां तक आपने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर, मैं आपकी बात से सहमत नहीं। कांटा तो कांग्रेस का प्रदेश के लोगों ने, देश के लोगों ने निकाल दिया। मध्य प्रदेश के अंदर हम इतनी बम्पर जीत हासिल कर रहे हैं जिसका अंदाजा शायद कांग्रेसियों के भी नहीं था। लगभग 150 के आसपास हम सीट वहां से प्राप्त कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपनी सरकार बना रही है। जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में भी जो हमारे पास रात के आंकड़े आए हैं, 125 से अधिक सीटें हम प्राप्त करके राजस्थान में भी हम पुनः अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, कोई दो राय नहीं। छत्तीसगढ़ का रिजल्ट आपके सामने आ ही गया है। तीनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी पुनः अपनी सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से देश के साथ साथ प्रदेश में विकास की गति को और ज्यादा तेज गति दी है, उसी के मद्देनजर जो प्रदेश के लोग हैं चारों राज्यों के, उन्होंने मतदान जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है।
यही कारण है कि जो आपके एग्जिट पोल हैं, उससे पहले ही जो प्रदेश के मतदाता हैं उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया है। अब 10-15 मिनट की और बात है, इंतजार कीजिए, परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। हर जगह हमने अपने पूरे इंतजाम कर दिए केंद्रीय नेतृत्व के नेतृत्व में, और तीनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस को डर है कहीं आप फिर से ऑपरेशन लोटस में शुरू कर दें। देखिए मुस्कान जी, जो चोर होता है उसके मन में डर हमेशा रहता है। ये डर कांग्रेस के अंदर क्यों है? कभी ये भोपाल आने की बात करते हैं, कभी कर्नाटक ले जाने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो चुने हुए विधायक हैं, चुनने जा रहे हैं, उनमें डर क्यों नहीं है? हमारे विधायक तो अपने सभी कार्यालयों में जा रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, हमें डर क्यों नहीं है? उनको पता है कि उनके नीति और नियत, कांग्रेस की नीति और नियत दोनों के अंदर खोट है। तभी तो इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। सारा कर्नाटक उन्होंने मध्य प्रदेश में लाकर, राजस्थान में लाकर दिया है, लेकिन जो जनता ने निर्णय कर दिया है। शिषपाल जी बने रहिएगा, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ अंश वत्स बने हुए। अंश, 4 राज्यों की जो काउंटिंग है, कहीं ना कहीं अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो कांग्रेस की मेहनत दिख रही है, कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि डर है कांग्रेस के अंदर। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जितने भी तमाम दर्शक है उन सबको अग्रिम बधाई, क्योंकि आज जीत जो है वो लोकतंत्र की होगी, आज जीत होगी भारत की, आज जीत होगी इंडिया की। डर किसको है? साफ दिख रहा है, जब जहां पर भाजपा को लगता है कि वो जीतने वाले हैं, वहां पर किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें लगती हैं। प्रधानमंत्री जी का शाम को एक भव्य भाजपा मुख्यालय में एक वो होता है, संबोधन होता है, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के अलावा के बजाय किसका चेहरा दिख रहा है? भाजपा अध्यक्ष का। तो सबसे पहला सवाल ही मेरा भाजपा के प्रवक्ता से ये कि अगर भाजपा इन 4 राज्यों में अगर हारती है तो किसको श्रेय जाएगा? क्योंकि जीत का श्रेय तो आप प्रधानमंत्री जी को दे देते हैं कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि भाई हम जीत गए। तो आज अगर हारते तो इसका श्रेय किसको देंगे आप? प्रधानमंत्री जी को कि भाजपा अध्यक्ष को? ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कौन डर रहा है, साफ दिख रहा है। मध्य प्रदेश में जैसे कल एक न्यूज आई थी, खबर आई थी कि किस प्रकार से जो सील होती है बैलेट पेपर की वो खुली हुई थी। उससे पहले भी कई बार मध्य प्रदेश ऐसे से जो खबरें आ रही हैं कि किस प्रकार से ये हाईजैक करने की कोशिश करे। तो डर किसके अंदर में है, किसके अंदर डर है, वो साफ दिख रहा है। तो कांग्रेस और इस देश की जनता एकदम खुश है और खुशी की लहर चल रही है, और हम इन 5 के 5 राज्यों में अपनी सरकार बनाएंगे, बहुमत की सरकार बनाएंगे और एक नेक ईमानदार सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बात तय है। और रही बात जो इन्होंने कही थी ना ऑपरेशन लोटस की नीति और नियत, मध्य प्रदेश में इनको मैंडेट नहीं मिला था, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मैंडेट मिला था। इन्होंने अपना ऑपरेशन लोटस चलाकर चोरी की सरकार चलाई। ठीक है, वो 5 साल पुरानी बात हो गई, अब नया मैंडेट आने जा रहा है, जनता का नया जनादेश है, आप देख लेंगे आज क्या होता है। खैर, राकेश झा जी, बतौर पॉलिटिकल एक्सपर्ट, आपके चश्मे से, आपके नजरिए से मैं आपसे जानना चाहूंगी, 4 राज्यों की काउंटिंग हो रही है, 4 राज्यों में किसे आप आगे देख रहे हैं? क्योंकि जो एग्जिट पोल्स के आंकड़े थे वो तो बता रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस कांटे की टक्कर में है, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रही है, मध्य प्रदेश में बीजेपी का परचम जो है वो देखने को मिल सकता है, राजस्थान में कांग्रेस है और तेलंगाना में भी कांग्रेस देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है 4 राज्यों में, आपका चश्मा क्या कह रहा है? देखिए मुस्कान जी, आपके जो व्यूअर्स हैं उसको नमस्कार। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय लोकतंत्र के अंदर जब भी चुनाव होते हैं, एक बहुत ही संजीदगी के साथ लोगों को ये मन में उत्साह रहता है कि हमने किस पार्टी की सरकार उस प्रदेश में, उस राज्य में बनने वाली है। विशेष रूप से जो प्रवक्तागण हैं वो अपने अपने पार्टी के दावे वादे करते हैं, लेकिन एग्जिट पोल्स का भी बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी अभी कुछ सालों में नहीं रहा, क्योंकि वो सैंपलिंग के आधार पे है। ये जो एक शब्द है गुप्त मतदान, जिसको हम कहते हैं सीक्रेट बैलेट, इसमें ऐसा है कि मतदाताओं ने जिन व्यक्तियों को मत दिया है वो तो उनका हृदय और उनकी आत्मा जानती है, लेकिन मैं जहां तक समझ पाता हूं, विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में एक एक करके हम बात कर ले क्विकली, तो राजस्थान के संदर्भ में देखिए वहां का एक रिवाज रहा है कि हर 5 साल के बाद सरकारें बदलती रही हैं,
इस बार भी ऐसी संभावना है कि बीजेपी को वहां पे अधिक सीटें मिली। ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि सिर्फ बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि देखिए वहां की जो लोकल सरकार है कई सारे काम किए हैं, कई सारी चीजें की हैं, लेकिन चूंकि फैक्शनल वजह रहा है, दो तीन गुटों की वहां की गुटबाजी रही है, जिससे कांग्रेस को हो सकता है थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। लेकिन मैं समझता हूं कि बीजेपी जो है लार्जेस्ट सिंगल पार्टी के रूप में होगी और किसकी सरकार बनेगी ये समय और जो है नियति तय करेगी। रह गई बात मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में चूंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा है, लेकिन इसके साथ जैसा कि अभी प्रवक्ता बता रहे थे कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन वहां पे चूंकि एक लंबे समय तक बीजेपी की सरकार रही है और सरकार। चलिए ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं आपको। लगातार जो रुझान है ज्योति वो सामने आने लगे हैं और देखिए तस्वीरें 230 सीटें मध्य प्रदेश की, जिस पर एक से आगे चल रही है पार्टी। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कांग्रेस के पास एक सीट का चुनावी रुझान सामने आ रहा है, वहीं बाकी जगह आना अभी बाकी है। तो मतगणना लगातार जारी है, 8 बजे से शुरू हो गई है। मुस्कान, मध्य प्रदेश से एक सीट कांग्रेस की नजर आ रही है ज्योति, यानी कि ये जाहिर बात है कि जो रुझान जो है वो आने शुरू हो गए। अब धीरे धीरे जब तस्वीर साफ होती नजर आएगी तो दिलों की धड़कनें और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी कि क्या होने जा रहा है। खैर, मध्य प्रदेश की एक सीट पर रुझान है और इस एक सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। अब धीरे धीरे आंकड़े बढ़ते जाएंगे, लेकिन ज्योति सबसे अहम बात यह है कि देखिए जो चुनाव हुए थे ना, उस समय में कई ऐसे मुद्दे थे कि किस प्रकार से आम जनता ने वोट किए थे, कौन से चुनावी मुद्दे थे, कौन से चुनावी वायदे उनको लुभाए। सलमान हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं ज्योति। बिल्कुल सलमान, जिस तरीके से रुझान आने शुरू हो गए मध्य प्रदेश की अगर बात है तो एक पहली जो सीट है उससे कांग्रेस आगे चल रही है। लोगों में कितना उत्साह दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है अभी तक की तस्वीरों के हिसाब से कि कांग्रेस ने तो अभी से जश्न मनाना शुरू कर दिया है। क्या कुछ माहौल है आपके आसपास? सलमान, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल सलमान, आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, नेटवर्क की कुछ दिक्कतें चल रही है। राकेश जी, आपके पास दोबारा आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप एज अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमको बता रहे थे कि किस तरीके से पिछले चुनाव में हुआ था, अभी हुआ था, हम आपको तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहेंगे। जिस तरीके से 2 बार बीआरएस, जो पहले टीआरएस थी, जो अब बीआरएस बन चुकी है, उसकी सरकार पहले रह चुकी है, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो लीड करती नजर आ रही है। आपका नजरिया इसको देख करके क्या है? झा साहब, मान सरकार है टीएसआर की, उसकी भी अच्छी खासी सीट रहेंगी और कांग्रेस निश्चित रूप से वहां पे अच्छा कर सकती है। दोनों की मुकाबला जो है, दोनों की संभावनाएं काफी अधिक है और दोनों में मैं समझता हूं कि कहीं किसी को हम कम नहीं आ सकते हैं, यदि मैं इसको देख रहा हूं तो। जी बिल्कुल, दोबारा रुक करेंगे सलमान आपका, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी मुस्कान जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल सलमान, आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से पहला रुझान एक आ गया है मध्य प्रदेश से, एक सीट से कांग्रेस आगे चल रही है, तो क्या कुछ उत्साह आसपास देखने को नजर आ रहा है और क्या लग रहा है? जी, अभी तो ही जैसे मध्य प्रदेश में एक रुझान गया कि कांग्रेस आगे चल रही है, उससे कांग्रेस की कार्यकर्ता या कांग्रेस के पदाधिकारी हम बोले कि वो लोग अभी से ही जश्न मनाना शुरू कर दिए हैं कि हमारी सरकार आ रही है शक्ल पे। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि सुरक्षा की बात की जाए तो जगह जगह पे तैनात किए गए सुरक्षा कर्मियों को। इसी तरह से देखा जाए तो ज्यादा यहाँ पे अंदर में कोई हल्ला मचाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बाहर के लोग बहुत ही शोर शराबा कर रहे हैं क्योंकि वो जश्न मनाया जा रहा है कि इस बार हमारी सरकार वापसी आ रही है। लगता है कि इस बार जो कांग्रेस आगे चल रही है उससे यहाँ के जनता और यहाँ के जो कांग्रेस कार्यकर्ता है सभी बड़ी खुश नजर आ रहे हैं। जी मुस्कान जी, ठीक है। राकेश झा साहब, आपके पास मैं एक बार फिर से लौटूंगी, तब तक शिष्पा जनता जी आपके पास आऊंगे। देखिए दोनों पार्टियां जो कि हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी कांग्रेस, और इन्हीं दोनों में कांटे की टक्कर है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। मेरा आप दोनों से ये सवाल है कि 4 राज्यों में ये जो काउंटिंग आज हो रही है, चारों राज्यों में किस राज्य में कितनी सीटें आप मानकर चल रहे हैं? सबसे पहले शिष्पाल जी आप बता दीजिए। बिल्कुल जी, देखिए जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बता रहे थे, एडवांस में बधाई दे रहे थे। मेरे ख्याल से अगला शब्द ये लगाना भूल गए, बधाई भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के लोगों को दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ने जा रही है। मैं तो इनको एक ही राय दूंगा, जैसा एक हमारे देश के अंदर कहावत है कि दाल रोटी खाओ पर भूखे गुण गाओ। अंश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है और आप भी दाल रोटी खाओ
और इसका आनंद लीजिए। दूसरा, आप बोल रहे थे मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार, भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली रही है, बेटियों के लिए क्या कुछ नहीं किया मध्य प्रदेश के अंदर। आज बेटियों का, महिलाओं का जो मत प्रतिशत है वो मध्य प्रदेश के अंदर देख लीजिए 50% को पार कर चुका है। वो क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, महिलाओं की रक्षा की, महिलाओं को जो अधिकार है उनको उनसे वंचित नहीं रखा, पूर्ण अधिकार दिए गए हैं। आधी रात को भी अगर कोई महिला मध्य प्रदेश, प्रशासन तो बैलेट पेपर तक की रक्षा नहीं कर पाया। ठीक है, मैं आ रही हूँ वत्स साहब आपके पास। के प्रवक्ता ने जिस प्रकार से बात करी है, उनको शायद इतना उन्होंने देखा नहीं होगा कि अपने केंद्रीय नेतृत्व का चुनाव प्रचार जो था वो अपना 5 साल का रिपोर्ट लेकर भी जनता के बीच में नहीं जा सके। अगर हम देखेंगे, हमारी राजस्थान में सरकार थी, राजस्थान में हमने किस नारे पर चुनाव लड़ा, काम किया है दिल से, कांग्रेस फिर से। हम अपना 5 साल का रिपोर्ट लेकर जनता के बीच में राजस्थान में गए थे। अब छत्तीसगढ़ में जाएंगे, छत्तीसगढ़ में हमारा क्या नारा था? भरोसा है बरकरार, क्योंकि जनता ने भरोसा किया था 5 साल, और 5 साल का कार्य जो रिपोर्ट था वो लेकर जनता के बीच में गए थे। इस वजह से जनता को फिर से भरोसा था। ये मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में अपना जो रिपोर्ट है वो लेकर नहीं जा पा रहे हैं। मिजोरम गए नहीं है, क्योंकि मिजोरम में क्या है, इनको पता है कि वहां पर किस प्रकार से मणिपुर में ये इन्होंने एक नफरत का माहौल जो फैला दिया है, उसकी वजह से, डर की वजह से ये मिजोरम गए नहीं थे। तेलंगाना में तो इनका मुकाबला है ही नहीं। तेलंगाना में तो इनको 2% से भी ज्यादा वोट नहीं मिलने वाले हैं, जैसे हमारे नेता ने कहा है, राहुल गांधी जी ने। और ये बात करते हैं वहां पर ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने की। तो 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि हमने काम किया है और उन्हीं काम का हम रिपोर्ट लेकर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी जा रहे, तो हमने मध्य प्रदेश में, कर्नाटक, हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हमारा क्या क्या काम था वो लेकर हम जनता के बीच में गए। फिर चाहे वो बात हो चिरंजीवी योजना की, जिसमें प्रति व्यक्ति को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलता है, या 500 रुपए का गैस सिलेंडर हम जो राजस्थान में दे रहे हैं, महंगाई राहत कैंप है, ये तमाम जो हम काम किया है वो हम जनता के बीच में लेके गए हैं, और उसी आधार पर हमने उनसे वोट मांगा है। जनता ने भरोसा जताया नहीं, बात साफ हो जाएगा। अंशुवत जी, मेरे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। 4 राज्यों में कितनी कितनी सीटें आप मान रहे हैं, पहले वो तो बताइए। आप देखेंगे वहां पर हम 4 राज्यों में क्लीन स्वीप करने वाले हैं। चाहे बात हो तेलंगाना में, वहां पर 70 के पास जाएगा हमारा आंकड़ा जो है, ठीक है। या फिर आप जाएंगे राजस्थान में, वहां पे हमारा 150 के करीब रहेगा हमारा जो है सीट का। और ऐसे ही हमारा हर 4 राज्यों में हमारा अच्छे से क्लीन स्वीप रहने वाला है, क्योंकि हमने काम किया है। हमने काम किया है, इसलिए हमारा जनता पर विश्वास है, और जनता को कांग्रेस पार्टी पर विश्वास है। जनता को एक ईमानदार सरकार पर विश्वास है, ना कि इनकी तरफ भ्रष्ट सरकार पर विश्वास है। मध्य प्रदेश की आप बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश में किस प्रकार से इनका भ्रष्टाचार सबके सामने रहा है, चाहे वो पटवारी घोटाला की बात हो या व्यापम घोटाला की बात हो, सारे घोटाले जनता के सामने हैं। इन्होंने किस प्रकार से महिलाओं के साथ या आदिवासियों के साथ किस प्रकार से इनकी सरकार ने दुर्व्यवहार किया है। पेशाब कांड जो रहा था, किसी से नहीं छुपा है। आदिवासियों का अपमान किया है भाजपा सरकार ने। महिलाओं की सुरक्षा की किस मुंह से बात कर रहे हैं, सबने देखा है कि लेकिन जिस तरीके से आप अपमान की बात कर रहे हैं, जिस उसके पेशाब कांड की आप बात कर रहे हैं, उसमें लास्ट में जो तस्वीरें निकल कर सामने आई थी, मुख्यमंत्री ने पैर धोकर के जो अपने सर में रखेंगे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप उसको, उन तस्वीरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहली चीज तो आप सबसे पहले अपमान करिए, आपके कार्यकर्ता अपमान करें आदिवासी का, और उसके बाद आप ऐसे हरकतें करें, और उसके बाद क्या वो स्थिति सुधरी है क्या, इसमें आप बताइए। मध्य प्रदेश में पेशाब कांड हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार की दुर्घटना सामने आती है। तो क्या हुआ, दोनों जगह भाजपा की सरकार है। तो नफरत की जो माहौल है, नफरत की जो राजनीति है, वो भाजपा की किस प्रकार से बढ़ती जा रही है। आप पहले उनका अपमान करेंगे, उसके बाद आप उन्हीं का जाके सम्मान कर देंगे, सिर्फ फोटो वीडियो के लिए, आप अपनी छवि को बनाने के लिए। तो इससे तो थोड़ी ना स्थिति सुधर सकती है। आज तो ये बात स्पष्ट है कि किस प्रकार से आदिवासियों का अपमान बढ़ता जा रहा है। अगर क्राइम रेट की बात करें तो उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, वो मध्य प्रदेश उसमें सबसे ज्यादा आगे है। ठीक है वत्स साहब, एक बार फिर से लौटेंगे। उससे पहले ज्योति, रुझान एक बार बता देते हैं। तस्वीरें लगातार साफ हो रही हैं और रुझान धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। ज्योति,
तो चुनाव के रुझान आने जारी हो गए हैं। आपको बता दें कि एमपी में 21 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ में 16 सीटों के यहाँ पर रुझान सामने आ गए। वही राजस्थान की अगर बात करें तो 28 सीटों के रुझान अभी तक सामने आ गए हैं और तेलंगाना की अगर बात करें तो 20 सीटों के यहाँ पर रुझान सामने आने शुरू हो गए। मुस्कान, बिल्कुल, और देखिए ये रुझान हम टीवी स्क्रीन पर बता भी रहे हैं टेली के जरिए कि किस तरीके से कौन सी पार्टी लगातार आगे चल रही है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कांग्रेस 16 के रुझान सामने आ गए हैं, जिसमें लगभग कांग्रेस आगे चल रही है। ज्योति, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी 9 सीटों से आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो 12 सीटों पर आगे चल रही है। तो लगातार रुझान आने अब शुरू हो गए हैं और शाम आते आते तस्वीरें कहीं ना कहीं साफ हो जाएंगी कि कौन से राज्य में कौन सी पार्टी की ताजपोशी होगी। और फिलहाल की खबरें आपको यही बता रहे हैं कि अभी जो पहला रुझान है वो सामने आ गए। चलिए बिल्कुल चर्चा पे वापस लौटेंगे। अब वत्स जी, आपके सवाल का जवाब मैं जरूर लूंगी बीजेपी से, लेकिन उससे पहले सलमान आपके पास एक बार फिर से आना चाहेंगे। पहला रुझान सामने आ गया है, क्या कुछ है छत्तीसगढ़ के हालात? जी, पहला रुझान जब सामने आया है, यहाँ पे कांग्रेसियों का जो पहला चल रहा है, जो कांग्रेसी बीजेपी से आगे भी चल रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेसी जो लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अभी तक हमारे उत्तर संभाग की बात करें तो यहाँ पे अभी तक 9 बजे से पहला आने वाला रुझान, उससे पता चलेगा कि यहाँ का जनता का जो खुशी है वो कैसा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि हम हर जगह पे जो सुरक्षा बल हो गए, सुरक्षा बल की जो तैयारी है, जो सुरक्षा बल जगह पे एकदम जिसके पास यहाँ पे बाहर वेट कर रहे हैं, क्योंकि सभी के चेहरे में एक खुशी झलक रहा है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी और सभी के चेहरे में एक जीत की खुशी दिखाई दे रही है। लगातार हम लोग यहाँ पे जहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ का जो कांग्रेसियों का दल है, जो पहला रुझान को देखते हुए वो लोग लगातार लगे हुए हैं कि इस बार की सरकार भी वापसी हमारी हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सलमान, बने रहिएगा लगातार, क्योंकि हम आपसे रुझान भी लेते रहेंगे, अपडेट भी लेते रहेंगे। इसी तरीके से बने रहेगा, नजर रखिएगा पल पल की। आपके पास वापस आना चाहूंगी शिषपाल जी। अंश जी का कहना है पेशाब कांड को ले लीजिए, पटवारी घोटाला ले लीजिए, इस बार दावा वो कर रहे हैं कि कांग्रेस ही आ रही है क्योंकि जनता बीजेपी को साफ करने वाली है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता साथी जो है वो झूठ का व्यापार करते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। मैं आ रही हूँ, की बात पूरी होने दीजिए। शराब कांड की बात करें, वो एक दुर्घटना थी और उस दुर्घटना के प्रति भी जो दोषी लोग थे, हमारी सरकार ने कितना उनके खिलाफ एक्शन लिया, कितना हमने जुर्माना लगाया, जेलों के अंदर डाल दिया। कानून के हिसाब से हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की। हमारे ऊपर तो इन्होंने उंगलियां उठा दी। क्या अंश जी मेरी एक बात का जवाब दोगे कि आपके लगभग 6 दशकों तक प्रदेश के अंदर सरकार रही, आप लोगों ने कब कार्रवाई की है? नथिंग, कुछ भी नहीं आपके पास कहने को। दूसरा, कम से कम भारतीय जनता पार्टी जहां जहां भी है, केंद्र में है या प्रदेश में है, जहां भी, हमने अक्सर मोदी जी के नेतृत्व में भारत का नाम ऊंचा करने का प्रयास किया और किया भी है। आज भारत की स्थिति जान लीजिए। बाहरी देशों के अंदर भारत की क्या कदर की जाती है, मेरे ख्याल से मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और आपके जो पप्पू जी हैं, बाहर जाके देशों के अंदर भारत की मट्टी कूटते हैं। अभी उनके पीछे पीछे भूपेंद्र हुड्डा जी गए हैं, बदनाम करने का प्रयास करते हैं भारत को। इसका जो श्रेय है वो आप लोगों को प्रदेश के, देश के लोग दे रहे हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आपको मुंह की खानी पड़ेगी। यही एक कारण है कि देश के लोग जान चुके हैं आप किस प्रकार से देश को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से खिल्ली उड़ाते हैं। ठीक है, आप मोदी जी का मुकाबला करो। ठीक है, अरे अंश जी, मैं आ रही हूँ जंदल साहब। बस साहब जल्दी से बात पूरी करेगा, उसके बाद राकेश जी के पास मैं जाऊंगा। जल्दी से मैं चाहता हूँ जो उन्होंने मेरे नेता को लेकर वक्तव्य दिया है उसको लेकर, ठीक है, ये जिस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं उसको लेकर मैं पूरापति दर्ज करना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहला मेरा सवाल इनसे ये है, हार का श्रेय किसको जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी जी को या फिर भाजपा अध्यक्ष को जाएगा? किसको जाएगा हार का श्रेय? और दूसरी बात ये है कि आपकी जो अभी नतीजे आ रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि किसको मुंह की खानी पड़ेगी। और जनता ने स्पष्ट बता दिया है कि किस प्रकार से आज वो भाजपा की भाजपा की जो नफरत की राजनीति है उसको वो छोड़ना चाहती है और मोहब्बत की दुकान को हर जगह खोलना चाहती है।
राजस्थान में हमारी फिर से खुलेगी मोहब्बत की दुकान, छत्तीसगढ़ में फिर से हमारी मोहब्बत की दुकान खुलेगी, हमारी मध्य प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खुलने वाली है, तेलंगाना में भी मोहब्बत की दुकान खुलने वाली है। और जो नफरत की आंधी ये लेकर आ रहे हैं ना मणिपुर से, तो वो नफरत की आंधी भी थमेगी और मणिपुर और मिजोरम दोनों जगह मोहब्बत की दुकान खुलेगी। बिल्कुल, नफरत की तो ये दुकान पर भी पांचों बात राज्यों में करेंगे, मोहब्बत की दुकान पर भी बात करेंगे। वत्स जी, बिल्कुल बीजेपी से आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा, लेकिन राकेश जी आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और लगातार जीत के दावे भी जारी हैं कि हम जीत रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं? मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना काम कर रही है या फिर पेशाब कांड काम कर रहा है? देखिए मुस्कान जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं, अभी कई राउंड्स के अभी उसमें गणना की जाएगी और जाहिर सी बात है कि बीजेपी भी वादे कर रही है और कांग्रेस भी कर रहे हैं। दोनों प्रवक्ता भी इस बात को जोर देके कह रहे हैं कि हमें मत मिल रहा है, हमें मिलेगा। वो वाजिब है, चुनाव के अंदर जो लोगों ने काम किया है। और लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी जो है वो बीजेपी जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर इनकी सीट बल, इनकी सीट संख्या ज्यादा हो सकती है। कई इन्होंने ऐसे कार्य किए हैं, कई ऐसी चीजें हैं। और चूंकि मध्य प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, लॉ एंड ऑर्डर का, बाकी चीजों का कभी घटना ऐसी घटती है, लेकिन मतदाता जो हैं बहुत सारे कम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट्स पे मत देते हैं और बीजेपी की संख्या ज्यादा हो सकती है। जी ठीक है, लेकिन राकेश झा साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये था, देखिए अगर दक्षिण की बात करें, एक राज्य है दक्षिण में इस समय तेलंगाना, जिसमें इस बार वोटिंग हो रही है और वोटिंग हुई और अब काउंटिंग हो रही है। दक्षिण जो है वो पूरे तरीके से बीजेपी मुक्त हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस का अगर जिक्र करें तो क्या, जैसे राहुल गांधी दक्षिण में गए और ये साफ है कि दक्षिण में कांग्रेस का काफी परचम है, कांग्रेस की पकड़ है दक्षिण में, तो क्या तेलंगाना में जिस तरीके से एग्जिट पोल की अगर बात कर ले या फिर अब जो नतीजे धीरे धीरे साफ होते नजर आएंगे, लेकिन दक्षिण को बीजेपी मुक्त तो कर दिया पूरे तरीके से, लेकिन क्या कांग्रेस वहां पर अपनी पकड़ और मजबूत कर पाएगी क्या? बिल्कुल, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है और मैं ये मानता हूँ कि देखिए जो भारत 4 दिशाओं में है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब, जाहिर सी बात है कि जिस भी पार्टी को पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में ज्यादा वोट मिलती है वो प्रधानमंत्री बनाते हैं और तमाम तरह के मंत्री वो बनाते हैं। लेकिन दक्षिण के अंदर कभी भी बीजेपी का बहुत ज्यादा बेस नहीं रहा और यही कारण है कि कांग्रेस जो है उनकी जो पुरानी खोई हुई जो जमी थी दक्षिण के अंदर, कई जगहों पे उन्होंने, खास के आपने देखा कर्नाटक के अंदर, उसमें अपना कम बैक किया। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा संजीवनी का, पेनेसिया का काम करेगी और साथ में यदि तेलंगाना में आती है तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होगा। और इसके अलावा धीरे धीरे करके यदि जो उनकी तोड़जोड़ की राजनीति रही है डीएमके के साथ, एआईडीएमके के साथ, तो एक हो सकता है कि नए कोalition पॉलिटिक्स की जो एरा है फिर से इमर्ज करे और जो 2024 का आम चुनाव होने वाला है इस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है मुस्कान जी। और मैं मानता हूं कि ऐसी जो चीजें हैं कांग्रेस के लिए खास के बहुत ही बूस्टअप करने वाली चीज है और कम बैक कांग्रेस दक्षिण में भी कर रही है और साथ में कुछ जो स्टेट्स हैं, यदि कांग्रेस नॉर्थ में भी कुछ अच्छा काम करे तो फिर से कांग्रेस जो है अच्छा पोजीशन पे आ सकती है। ठीक है, बिल्कुल। जिंदल साहब, आपके पास अब आना चाहूंगी, जिस तरीके से वत्स जी बोल रहे हैं लगातार कि मोहब्बत की दुकान खुल रही है, लेकिन आपका कहना है कि ये झूठ की दुकान है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए मुस्कान जी, अंश जी बोल रहे हैं मोहब्बत की दुकान, ये किस मोहब्बत की दुकान की बात? माफी के साथ आपको भूल सुधार करना चाहूंगी, ज्योति का सवाल था स्टूडियो से। जिंदल जी, मेरे से सवाल किया मुस्कान जी आपने? जी, कंटिन्यू रखिए जिंदल जी, कंटिन्यू। जिस प्रकार से मोहब्बत की दुकान का जिक्र कर रहे हैं, ये प्रचार कर रहे हैं मोहब्बत की दुकान, जो राजस्थान में हुआ, कांकरौली और उदयपुर के बीच में एक दर्जी की हत्या कर दी गई खुदिया, क्या यह मोहब्बत की दुकान है? इसी राज्य के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, बलात्कार किया गया, उनके टुकड़े टुकड़े करके भट्टियों में डाल दिए गए, क्या ये मोहब्बत की दुकान है? ये तस्वीरें आप मणिपुर में क्यों नहीं देखते? अंश जी, अगर इसको आप मोहब्बत की दुकान कहते तो बड़े शर्म का विषय है। यही मोहब्बत की दुकान मैं जानना चाह रहा हूं जिंदल साहब, यही बात है, आप मणिपुर के लिए क्यों नहीं करते हैं? जिंदल जी,
आप तक आवाज पहुंच पा रही है जिंदल जी? जी जी बोलिए आप, मैं समझ नहीं पाया आपका सवाल। बिल्कुल, मणिपुर की बात कर रहे हैं, जिन तस्वीरों की आप राजस्थान में बात कर रहे हैं, हम मणिपुर की बात कर रहे हैं। क्या मणिपुर की तस्वीरों पर भी आपकी नजर गई? देखिए, पूरा देश, पूरा विश्व जानता है कि मणिपुर के अंदर जो घटनाएं हुई वो क्यों हुई। वो एक प्रायोजित तरीके से देश को खत्म करने का एक षड्यंत्र रचा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा था। इन लोगों ने वहां पर संवेदना प्रकट करने के नाम पर वहां के लोगों को भड़काया, दो ग्रुपों को आपस में भड़काया, दो समुदाय को भड़काया, और इनकी वजह से देश के अंदर ऐसी आग फैली कि उसको भारतीय जनता पार्टी को काबू करने में काफी प्रयास करना पड़ा। फिर भी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हमने मणिपुर की हिंसा पर काबू पाया। वहां पे फिर से हमने शांति स्थापित की, और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो भी उधर के टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, उन्होंने कितनी भारी संख्या के अंदर भारत सरकार के सामने आत्मसमर्पण किया। वो भारत की मुख्य धारा के अंदर वो आए। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा हमारे को इस पर बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने मणिपुर की हिंसा पर काबू पाया। अगर भगवान ना करे गलती से कहीं अगर पप्पू जी के राज होता तो ये देश को बर्बाद कर देते। किस तरीके से हिंसाओं पर काबू पाया जाता है वो भारतीय जनता पार्टी जानती है, हमारी सरकार जानती है। हमने बिना किसी लाग लपेट के इस दंगल पर काबू पाया और मणिपुर के अंदर पुनः हमने शांति व्यवस्था कायम की। चलिए ठीक है, बिल्कुल बने रहिएगा, क्योंकि तमाम सारे और सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आपसे जानने। लेकिन उससे पहले टेली का अपडेट दे दूं मुस्कान, जो है मध्य प्रदेश में 111 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। बीजेपी 45 पर दिख रही है आगे, वही कांग्रेस की अगर बात करें तो 66 पर दिख रही है। और छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो मुस्कान 90 में से 36 सीटें ऐसी हैं जिनके रुझान अभी सामने आ रहे हैं। 21 सीटों पर कांग्रेस आगे लग रही है, वही बीजेपी अगर बात करें तो 15 सीटों पर आगे लग रही है। लगातार हम अपडेट आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 111 सीटों पर जो रुझान है वो सामने अभी तक आए हैं। 45 सीटों पर बीजेपी सामने आ रही है, और वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो 66 सीटों पर यहां पर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी वही हाल है, जो कांग्रेस अभी तक 21 सीटों पर नजर आ रही है, वहीं बीजेपी अगर बात करें तो 15 सीटों पर आगे आ रही है। लगातार रुझान आपको दिखा रहे हैं और लगातार जो मतगणना है वो जारी है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल मैं आना चाहूंगी राकेश जी आपके पास। जो ये चुनाव है, जो मतगणना हो रही है, उससे पहले ब्रेकिंग इस वक्त की अपने दर्शकों को दे दूं। छत्तीसगढ़ में जो है वो 36 सीटों पर रुझान सामने आ गया है। वहीं आपको तेलंगाना की बात करें तो 28 सीटों पर रुझान सामने आ गया है। लगातार पल पल की अपडेट इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लेकिन इस बीच ये अहम बात है ज्योति कि छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो शुरुआती रुझानों में पाटन सीट से भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम वो पीछे चल रहे हैं। रुझान हालांकि लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल इस समय पीछे नजर आ रहे हैं। हालांकि मुस्कान ये अभी शुरुआती रुझान है, तो बहुत ज्यादा जज करना सही भी नहीं होगा। पिछली बार हम देखें, पिछले चुनाव में भी पाटन सीट से वो बहुमत से जीते हैं, तो बहुत ज्यादा अनुमान लगाना अभी बहुत उचित होगा नहीं। फिलहाल जो है अपडेट यही है इस वक्त कि मध्य प्रदेश में 111 सीटों पर रुझान सामने आ गया है। छत्तीसगढ़ में 36 सीटों पर रुझान सामने आ गया है। और लगातार राजस्थान तेलंगाना की बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस जो है तेलंगाना में 15 सीट से आगे चल रही है। बीआरएस की अगर हम बात करें तो 11 सीटों पर आगे चल रही है। राजस्थान की अगर बात करें तो कांग्रेस 15 पे और बीजेपी 14 पे यहां पर दिख रही है। माफ कीजिएगा, कांग्रेस 35 पर दिख रही है और बीजेपी की अगर बात करें तो 72 पे यहां पर दिख रही है। ठीक है, राजस्थान की वीआईपी सीटों का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। आपको बता दें कि वीआईपी सीटें राजस्थान की अगर बात करें, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे और झोटवाड़ा से राजवर्धन राठौड़ आगे चल रहे हैं। ये जो तमाम दिग्गज है राजस्थान के, ये आगे चल रहे हैं। और भूपेश बघेल की अगर बात करें तो वो पीछे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं और इसमें भूपेश बघेल कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा धीरे धीरे कि आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल, चलिए सलमान भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं। सलमान, पाटन से भूपेश बघेल पीछे हुए हैं, हालांकि शुरुआती रुझानों में कुछ आगे थे वोटों से, लेकिन अब पीछे नजर आ रहे हैं। किस तरीके की स्थिति दिख रही है छत्तीसगढ़ में? जी जी, आपको बता दूं कि लगातार यहाँ पे जो काउंटिंग शुरू हो चुकी है, यहाँ पे लोग दिखते हैं। अगर अपन पाटन की बात करें, जी जो हमारे जो मुख्यमंत्री थे, उनका जो कार्यकाल रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस बार जो आगे चल रहे थे कांग्रेसी, जो आज इसका नारेबाजी लगा रहे थे,
आज अचानक पीछे हो रहे हैं, पता नहीं आने वाले और भी समय में शायद हो सकता है कि आगे जाएंगे, ऐसा हम लोग का मानना है। लेकिन लगातार यहाँ का जो सिचुएशन देखते हैं कि कुछ भी हो सकता है, अभी भी समय उनके पास बाकी बचा हुआ है। देखते हैं आगे समय क्या होने वाला है। कि लोग कह रहे हैं कि कांग्रेसी के लोग आने वाला समय पूरा कांग्रेसी का है। अब जगह पे कांग्रेसी बड़ी मौके से सीट निकाल दी है और लेकर जाए तो कई जगह पे कांग्रेस आगे चल भी रहा है। बिल्कुल सलमान बने रहिएगा क्योंकि पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन एक सवाल मेरा, बिल्कुल वत्स आपके पास भी आएंगे, पहले मेरा एक सवाल राकेश जी से है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, जिस तरीके से इन चुनावों की अगर बात करें, मतगणना की बात करें, तो लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं, 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और इन 5 राज्यों की जिनमें मतगणना होनी है, 4 में आज और 1 में कल हो रही है, तो इनके अंदर अगर लगभग जो है 83 जो है लोकसभा सीटें आती है, इसको सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। क्या लगता है अगर कौन सी पार्टी जीतती है तो किसको क्या फायदा इससे होगा? देखिए, इसको मैं 2 स्तर से बताना चाहूंगा। पहली बात यह है कि जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि देखिए किसी को भी क्लीन स्वीप नहीं मिलने वाला है और आपने देख ही लिया कि जो अभी 3-4 राज्यों के, जो चारों राज्यों के रुझान आए हैं, हर जो विशेष जो दोनों ये पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस नेक टू नेक चल रहे हैं, नेक टू नेक चल रहे हैं। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप जो समझते हैं मतदाताओं को, मतदाता अपने मूड से काम करते हैं और सीक्रेट बैलेट का यही एक निशानी है कि कौन क्या कह रहा है ये सामने बाद में आता है। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा सेमीफाइनल, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। बिल्कुल। तो बुधनी से आपको बता दें कि लगातार जो रुझान है वो चुनाव के जारी है और एमपी में इंदौर में एक से कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं, छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे चल रहे हैं, रुझान आने शुरू हो गए हैं और बुद्धि से शिवराज सिंह आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की आपको बात बता रहे हैं। अहम है कि बीजेपी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में शुरुआती रुझानों में आगे चल रही है। कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, तमाम जो दिग्गज हैं बीजेपी के, वो लगातार आगे चल रहे हैं और छिंदवाड़ा से कमलनाथ भी आगे चल रहे हैं। ये भी बोलना नहीं होगा, कांग्रेस से कमलनाथ आगे चल रहे हैं, बिल्कुल। और बुधनी से अभी तक की बात करें तो जो वहां के सीएम है शिवराज सिंह, वो अभी आगे चल रहे हैं। हाँ। और सबसे अहम बात यह है कि इस बार मध्य प्रदेश के जो आंकड़े हैं वो काफी दिलचस्प होने जा रहे हैं। उसका कारण ये है ज्योति कि पिछली बार, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे थे वो जिक्र भी कर रहे थे, पिछली बार मैंडेट मिला था कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कमलनाथ को वो सीट ज्यादा रास नहीं आई और उसके बाद बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस करके सिंधिया को खींच लिया और उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी। खैर जोड़ तोड़ करके ये सरकार तो बन गई थी, लेकिन इस बार ये आंकड़े इसलिए अहम है क्योंकि पिछली बार कांग्रेस को जो जीत है वो मिली थी, लेकिन इस बार जनता ने कांग्रेस के कामों पर जो चुनावी मुहर है वो लगाई है या फिर बीजेपी के कामों पर, ये सबसे अहम है। बिल्कुल, मुझे याद है मुस्कान 2020 की ये बात है जब 22 विधायक ऐसे थे जिन्होंने बगावत कर दी थी, उसके बाद से बीजेपी फिर सत्ता में आई थी। फिलहाल देखना अभी यही होगा आज की क्या होता है, मध्य प्रदेश का जो नतीजा होगा वो ज्यादा दिलचस्प इसलिए रहने वाला है। बिल्कुल, और लगातार तस्वीरें भी साफ होती दिखेंगी थोड़े थोड़े समय में। खैर राकेश जी से आप सवाल ले रही थी ज्योति, सवाल यही कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में काफी अहम माना जा रहा है और लगभग जो दिग्गज है वो आगे चल रहे हैं, राकेश जी किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा, जो भी दिग्गज हैं वहाँ पे, चाहे कैलाश वर्गीय जी हों, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान साहब हों, कोई सभी लोग आगे चल रहे हैं और उन लोगों का ग्रास रूट लेवल काफी अच्छा काम किया है और वो कनेक्ट रहे हैं, पीपल फ्रेंडली रहे हैं और यही कारण है कि उनको वहाँ की मतदाताओं ने अधिक से अधिक वोट दिया है। और चूंकि कमलनाथ साहब वहाँ छिंदवाड़ा से परंपरागत सीट रही है, ट्रेडिशनल उनकी सीट रही है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में उन्होंने भी वहाँ पे काम किया है और यही परिणाम है कि जो व्यक्तिगत रूप से जो व्यक्ति ने काम किया है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनको मत मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, जो ये मामला जो है बड़ा दिलचस्प है कि वो, क्योंकि किसी को भी क्लीन स्वीप नहीं मिलने वाला है और दोनों पार्टियां जो हैं, और खासकर कांग्रेस के लिए मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे रिसर्जेंट हो रही है, रिवाइव हो रही है, सरकार बनाए या नहीं बनाए, लेकिन उनकी सीटें जो हैं इस 5-4 राज्यों में जो है रिवाइव कर रही है। ये बहुत ही बड़ा और रोचक विषय है। बिल्कुल, और राकेश जी आपकी बातों से ये लग रहा है इस बार ये होने जा रहा है कि जो हम बात करते हैं ना कि विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए, वो विपक्ष इन राज्यों में मजबूत दिखने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और चाहे कांटे की टक्कर कहे ना कहे, मुस्कान तुम बिल्कुल सही कह रही हो। राकेश जी आपसे भी यही कहना चाहेंगे कि ये जो फासला एक लंबा हुआ करता था कभी, वो फासला कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है। एक बराबरी का जो टक्कर विपक्ष जिस तरीके से देना चाहता है या देना चाहिए वो दिखता नजर आ रहा है। खैर अंशुवत जी बहुत समय से कुछ कहना चाह रहे थे, वत्स साहब। देखिए कि ये बात जो आज
नतीजा आएगा, जो रुझान आएगा, उससे ये बात स्पष्ट है। इस वजह से पनौती जो है वो भारत छोड़कर विदेश चले गए, विदेशी दौरे पे चले गए, क्योंकि पनौती को पता है कि अगर वो भारत में रहेंगे तो रुझान जो है उनके फेवर में नहीं रहेगा। पनौती को ये बात पता था, इस वजह से क्या हुआ, वो तेलंगाना आखिरी दिन प्रचार के लिए नहीं गए थे। तो ये बात स्पष्ट है। इन्होंने बात करी थी उदयपुर के कन्हैया जी की, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप किस आधार पर ये मुद्दा उठा रहे हैं। कन्हैया जी के जो परिवार वाले, उन्होंने भाजपा को ये स्पष्ट संदेश भी दिया था, कृपया इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। और जो अशोक गहलोत जी थे वो कन्हैया जी के परिवार से मिले भी थे, उनको परिवार के व्यक्तियों को सरकारी नौकरी भी दी, उनको आश्वासन भी दिया और न्याय दिलाने के लिए भी उन्होंने काम किया था। मणिपुर की बात कर रहे हैं, मणिपुर की राज्यपाल जो है, मणिपुर की राज्यपाल ने कहा था ऐसा भयंकर जो माहौल है मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। राहुल गांधी जी जा सकते हैं वहां पर विपक्षी सांसद के जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं वो जा सकते हैं, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री वहां पर जा नहीं सकते हैं। और जब मणिपुर की वो भयावह वीडियो सामने आई थी, उसके बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, ऐसी तो हजारों घटनाएं होती हैं। बिल्कुल, यानी मणिपुर के जो मुख्यमंत्री ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा भयावह स्थिति मणिपुर में है, लेकिन उस पर भी उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की है, और वहां पर नफरत की जो राजनीति है भाजपा करने को कायम रही है। ठीक है, उज्जैन की बात कर ले। उज्जैन में किस प्रकार से एक वीडियो सामने आई थी कि किस प्रकार से एक लड़की जो थी 12 साल की, वहां पर किस प्रकार से वो कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर घूमती रही थी निर्वस्त्र, और किस प्रकार से वहां पर इतनी ज्यादा भयावह इस प्रकार की कई सैकड़ों वीडियो सामने आई थी। और भी हाल फिलहाल में तो एक और वीडियो सामने आई थी, जो केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके बेटे की, किस प्रकार से हजारों करोड़ का, कभी 500 करोड़, कभी 700 करोड़ के रुपयों का लेन देन का। तो क्या ईडी वहां पर पहुंची? आप ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जब चुनाव आया उस टाइम पर वहां पर ईडी पहुंचती है। जिस दिन राजस्थान में वोटिंग है वहां पर अशोक गहलोत जी के बेटे को ईडी समन करती है, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे को ईडी ने कब समन किया? आज तक तो हमने अभी तक नहीं सुना। क्या ये नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे के रुपयों के लेन देन के ऊपर कुछ बोलेंगे? बिल्कुल, जिंदल जी आपके पास आना चाहेंगे। वत्स जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में की बात करें, ईडी की कार्रवाई की वो सीधे तौर पर बात कर रहे हैं कि उस पर भेदभाव हो रहा है, कहीं ना कहीं उनका ये कहना है। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि पनौती विदेश चले गए। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? देखिए, मैं सभी प्रश्नों का सिलसिलेवार जवाब देता हूँ। पहली बात जो आप लोगों ने कही थी कि मध्य प्रदेश के अंदर 22 विधायक बागी हो गए थे, ऐसा नहीं है। मैं इसमें सुधार करना चाहूंगा। जी बिल्कुल, वो विधायक बागी नहीं हुए थे। असल में उनकी आस्था जो है वो भारत के साथ थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। उनको ये लगा कि ये गलत चयन उनका हो गया और अब इसमें सुधार की गुंजाइश है। मुझे लग रहा है इसलिए उन्होंने विधायक बागी नहीं हुए थे, वो बीजेपी का ऑपरेशन लोटस था। दूसरी बात, अब ये बात कर रहे हैं जवाब नहीं देंगे। राजस्थान की जो बात कर रहे हैं गहलोत जी कि इन्होंने उनको नौकरी दी। मैं मुस्कान जी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर इन्होंने नौकरी दी है तो भारतीय जनता पार्टी के जवाब में दी है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर उनके खिलाफ आंदोलन शुरू किया है सरकार के खिलाफ, तब ये नौकरी दी है। और तीसरे, मोदी जी के बारे में कह रहे हैं विदेश चले गए। मोदी जी जो जब से केंद्र में आया तब से उनकी नीति रही है देश को ऊंचा उठाने के लिए, वो समय समय पर बाहरी देशों में जाते रहते हैं। मोदी जी की तो ये है। तो क्या आप बताना चाहोगे कि राहुल गांधी जी बाहर विदेश में क्यों गए? इस प्रश्न का जवाब दीजिए। दूसरा, क्या आप ये भी स्पष्ट करना चाहोगे कि अब थोड़ी देर के अंदर जब कांग्रेस की पराजय हो जाएगी तो इसका ठिकरा राहुल गांधी के सर पर फोड़ोगे या आपके खड़गे जी के सर के फोड़ोगे? ये मेरी बातों का जवाब दीजिए। ठीक है, आपकी बातों का जवाब लूंगी मैं अंशुवत जी से, लेकिन उससे पहले झा साहब आपके पास आना चाहूंगे। देखिए, दोनों प्रवक्ता पूरे तरीके से आश्वस्त हैं और मुझे लगता है दोनों ने ही लड्डुओं के ऑर्डर दे दिए होंगे, भाई आज तो हमारी सरकार बनने जा रही है। लेकिन झा साहब, क्या लग रहा है आपको, राजस्थान में इस बार क्या वाकई रिवाज बदलेगा? क्योंकि उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर भी रिवाज ऐसा ही था लेकिन नहीं बदला, और भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर रिवाज था वो नहीं बदला, लेकिन राजस्थान का फिर क्या लग रहा है आपको? और मध्य प्रदेश तो खैर खास है ही। जी 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 जी
राजस्थान के अंदर देखिए दोनों कांटे के टक्कर में है और मैं समझता हूं कि जहां तक बात है कांग्रेस की भी सीटें काफी आएंगी और बीजेपी की भी। ये कहना अभी बड़ा रोचक होगा क्योंकि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, लेकिन मैं कहता हूं कि दोनों को काफी सीटें मिलेंगी और हो सकता है कि जो है बीजेपी को थोड़ा ज्यादा मिले। लेकिन ये इस बार जैसा आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि लोकतंत्र के अंदर जो विपक्ष की भूमिका होती है वो काफी मजबूत होनी चाहिए और ये भी इस तरह का ट्रेंड यहाँ की मतदाताओं ने दिया है जो मैं समझता हूँ कि काफी लंबे समय के बाद जो है मिला है, खासकर विधानसभाओं के अंतर्गत। तो यह जो है भाजपा के लिए भी एक चुनौती है और साथ ही साथ कांग्रेस के लिए ये मैं समझता हूँ कि एक संजीवनी का काम करेगी और लोकतंत्र के अंदर ये बहुत बड़ी एक ताकत के रूप में दोनों पार्टी जो है काम करेगी। और अभी बताना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा कि कौन सी पार्टी सरकार बना रही है। जी बिल्कुल जल्दबाजी होगी, सही कहा आपने झा साहब। लेकिन उससे पहले आप लोगों के पास हम वापस आए, रुझान एक बार फिर से आपको बता देना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के रुझान फिर से अपडेट हो गए हैं। 139 सीटों पर रुझान यहाँ पर सामने आ गए हैं। बीजेपी 85 पर यहाँ पर दिख रही है और कांग्रेस की अगर बात करें तो 54 पर दिख रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो वहां भी लगातार रुझान आने वाले हैं, आ रहे हैं। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर अभी 170 सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं। मुस्कान, वहीं तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार अपडेट हो रहा है। कांग्रेस की अगर बात करें तो वो है 44 सीटों पर पहुंच गई है। वत्स जी आपके पास आना चाहूंगी। बिल्कुल, अगर तेलंगाना एक बार वीआईपी सीटों का भी जिक्र कर लेते हैं। बिल्कुल। देखिए सरदारपुरा से सीएम अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं राजस्थान में, झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौर पीछे हैं और अभिषेक चौधरी कांग्रेस में वो आगे चल रहे हैं। यानी कांग्रेस ठीक ठाक पकड़ बनाए हुए है। वसुंधरा राजे भी आगे चल रही हैं और सचिन पायलट भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। या ये राजस्थान की वीआईपी सीटों का हाल था। मध्य प्रदेश की बात एक बार फिर से अगर रिपीट करें तो बुधनी से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा दतिया से पीछे चल रहे हैं और कमलनाथ पूर्व सीएम वो छिंदवाड़ा से आगे चल रहे हैं। यानी कि वीआईपी सीटों का जो हाल है वो आपको बता रहे हैं। यानी कि जो दिग्गज जो है बीजेपी कांग्रेस के वो लगभग ठीक ठाक पकड़ बनाए हुए हैं इस समय रुझानों में। बिल्कुल सही बात। तो इसके साथ आगे बढ़ेंगे। वत्स जी आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से आप जीत का दावा कर रहे हैं, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन तेलंगाना की अगर बात करें तो वहां पर किन मुद्दों पर आपको लगता है कि कांग्रेस को चुनने वाली है जनता? की अगर बात करें तो वहां पर एक हमारा जो हमने बात भी करी है प्रजला सरकार और दोराला सरकार, जिसका अगर मैं आपको अर्थ बताऊं तो जनता की सरकार और एक होती है करप्शन ओरिएंटेड सरकार। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो जनता की सरकार है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार है और जो वहां पर बीआरएस है वो भ्रष्ट सरकार है। वहां पर उनके ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर, वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर कई ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। वहां पर तेलंगाना की जो जनता, तेलंगाना के किसान है, तेलंगाना की माताएं, बहनें, युवा हैं, उन सबने एक संघर्ष किया है तेलंगाना प्रदेश को बनाने के लिए और जो संघर्ष उनका किस प्रकार से वहां पर बीआरएस की सरकार ने किस प्रकार से भ्रष्टाचार करके किस प्रकार से वहां पर भाजपा की, हम जो कहते हैं बीआरएस जो है असल में भाजपा रिश्तेदार समिति पार्टी है, किस प्रकार से तेलंगाना की जो सरकार है वो भाजपा का समर्थन करती रहती है, हर प्रकार में भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रही है। तो उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में है कि अगर हमें नफरत की राजनीति को खत्म करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें तेलंगाना में बीआरएस को हराना होगा और उसके बाद 24 में भाजपा को हराना होगा। तो इसी आधार पर वहां पर हम जो भारत जोड़ो यात्रा जैसे गुजरी थी, निकली थी वहां से, और भारत जोड़ो यात्रा में अपार समर्थन जनता का मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि जनता एक ऐसे नेता को देखना चाह रही थी जो 4000 किलोमीटर चल रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहा है और सिर्फ मोहब्बत का संदेश देकर चल रहा है। तो उन्होंने दो ऐसी सरकार देखी है, केंद्र में भाजपा की सरकार देखी है जो नफरत की राजनीति कर रही है और तेलंगाना में एक ऐसी सरकार को देखा जो भ्रष्टाचार में इतनी ज्यादा लिप्त है, जो भाजपा का समर्थन हर प्रकार से करती रहती है, भाजपा की बी टीम बनी हुई है। तो ऐसी सरकार को वो छोड़कर एक जनता की सरकार को। सवाल है मेरा आपसे, आपने हाल ही में अभी पिछले वक्तव्य में ईडी का जिक्र किया, सीबीआई का जिक्र किया। आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सिर्फ विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर इस तरीके से कार्रवाई करती है। मेरा सवाल ये है आपसे, कर्नाटक में जब चुनाव हुए थे तब आपको याद होगा कि बीजेपी के मंत्री के पास लगभग एक ट्रक भर के या गाड़ी भर के पूरे तरीके से कैश मिला था, आपको याद होगा, बरामद हुआ था। उसके बाद कांग्रेस जीती, कांग्रेस की सरकार आई, आपको भी तो कार्रवाई करनी चाहिए थी। आप खुद कार्रवाई कर सकते हैं, आपको इंतजार करने की जरूरत क्या है? क्या आपने कार्रवाई की उन पर? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमने अपनी सबसे पहले प्राथमिकता रखी कि किस प्रकार से हम
जो हमारी 5 गारंटी थी वो 5 गारंटियों को सबसे पहले हम फुलफिल करें। नहीं, वो तो आपकी गारंटी है ना, आपका प्रशासन तो कार्रवाई कर सकता है ना, वो कार्रवाई जरूरी थी या नहीं? कार्रवाई हम कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करेंगे, जरूर करेंगे। ये नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन हम कार्रवाई जरूर करेंगे उन पर। ठीक है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा समय हो गया आपको वत्स साहब वहां पर कर्नाटक में, और अब तक आपको कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। खैर, मैं एक बार फिर से लौटूंगी, झा साहब एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। सवाल यही मेरा, बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि हम पर कार्रवाई हो रही है, हम पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर आपके राज्य में कुछ गलत है तो कार्रवाई उस पर तो बनती है ना। देखिए ज्योति जी, सबसे बड़ी बात है, इसको 2 भागों में समझा जाए। पहली चीज है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर संवैधानिक या संविधान जो है खत्म हो रहा है, संविधान पे खतरा है, संविधान ये है, संविधान वो है, मैं बताना चाहूंगा कि 1952 से लेकर जो सुकुमार सेन पहले इलेक्शन कमिश्नर बने थे, वहां से लेके आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं वो उन्हीं संस्थाओं को, जो कि आर्टिकल 324 के तहत लिखा गया है, और वही करवा रही है। जब तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होती है उनके लिए सारा कुछ ठीक है, जैसे ही सरकार बदलती है उनके सारे वादे, सारे व्यवस्थाएं, सारी चीजें खराब हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बात को कहती है कि पॉलिटिकल वेंडेटा अपनाई जाती है, तो उसके लिए हमारे देश के अंदर कोर्ट्स हैं, चाहे वो निचली अदालत हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हैं, वहां पे आप जाके अपनी बातों को रखें। और यदि कोर्ट के अंदर, क्योंकि यदि कोई ऐसी बातें हैं जिसके लिए आप पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, यदि कोर्ट के अंदर आपके पास भी लॉयर्स हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, और आप अपने आप को निर्दोष साबित कर सकते हैं। इसीलिए इस थ्योरी को बिल्कुल ही मैं खारिज करता हूं कि संवैधानिक व्यवस्थाएं या संविधान काम नहीं कर रहा है, संविधान भगाओ देश बचाओ, ये सब चीजें नहीं है। और साथ में हमारे यहाँ पॉलिटिकल वेंडेटा की मनोवृत्ति है, मैं दोनों पार्टियों के लिए कहूंगा ये मनोवृत्ति है, लेकिन कोर्ट के अंदर उनकी मनोवृत्ति नहीं, वहां पे इंटेंशन को, फैक्ट्स को, फिगर्स को देखा जाता है, तभी हमारे न्यायाधीश निर्णय लेते हैं जी। और इसमें झा साहब एक सबसे अहम बात यह भी है कि कांग्रेस के पास तो बहुत बड़े बड़े वकील हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन जब राहुल गांधी पर मानहानि का केस हुआ था तो वो बड़े बड़े वकील अदालत दिखे थे। जी जी जी, मैंने वही कहा ना, यदि डिफेमेशन केस हो या कोई भी केस हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, चाहे कितने भी केसेज हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का हो, आपके पास बड़े बड़े दिग्गज, जिसको मैं कहता हूँ दे आर द सीजन लॉयर, वो खड़े होते हैं, उनको आप फी देते हैं, क्यों नहीं अपनी बातों को, किसी के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं तो उनको जस्टिस को कन्विंस कर सकते हैं और वो बहुत ही जल्दी वहां से निर्दोष साबित हो सकते हैं। और इन चीजों को जो कहता है ना कि इमोशनल कार्ड, विक्टिम कार्ड, तमाम चीजें यदि कह के, सबसे बड़ा जो मेन चीज है मैडम वो है हमारे देश के लिए गुड गवर्नेंस। लेकिन इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी भी आपको बता दें, लगातार अपडेट आ रही है, एक बार फिर से टैली अपडेट कर देते हैं। रुझान जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं, आप सभी को बता दें मध्य प्रदेश से भी रुझान एक बड़ा सामने आ गया, 166 सीटों पर अभी तक रुझान सामने आ गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां भी लगातार अपडेट जारी है। राजस्थान की अगर बात करें तो वहां पर 194 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी तक रुझान सामने आ चुका है। तेलंगाना की मुस्कान अगर बात करें तो 77 सीटें ऐसी है जहां पर अभी रुझान सामने आ गया है। एमपी में मैं आना चाहूंगी, बीजेपी 103 से आगे चल रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो 63 पर आगे चल रही है। वहीं अब हम बात करें अगर तेलंगाना की तो 44 पे जो है वो चल रही है, कांग्रेस आगे चल रही है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अभी थोड़ा पीछे नजर आ रही है वहां पर। और बीआरएस की अगर बात करें तो 29 सीटें ऐसी है जिस पर वो आगे चल रही है। मुस्कान लगातार जो है वो टक्कर देखी जा रही है हर राज्य में, चाहे एमपी की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे तेलंगाना की बात करें, चाहे फिर हम राजस्थान की बात करें। तो आपके पास वत्स जी आना चाहूंगे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से आपकी अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जो बात करी गई थी कि ईडी की किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, तो हम बात कर रहे हैं कि क्या कन्विक्शन रेट है। ठीक है, हमारे टाइम पे कितने विपक्षी नेताओं के ऊपर केस हुए थे, आप ये देखिए आंकड़ा, और आज के टाइम पे कितने विपक्षी नेताओं के ऊपर केसेस हो रहा, आप ये देखिए। और उस टाइम पे कन्विक्शन रेट क्या था और आज का कन्विक्शन रेट क्या है। आज का कन्विक्शन रेट लेस देन 2% है। आज जो कन्विक्शन रेट है ईडी के चार्जशीट में वो लेस देन 2% है। और भाजपा के नेताओं के, जैसा आपने बताया कि ट्रक भर के निकला, नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे का मैंने जिक्र किया, कई ऐसे नेताओं का जिक्र किया, क्या वहां पर पहुंची? आपने छत्तीसगढ़ में जो चुनाव है पूरा का पूरा महादेव ऐप के आधार पर आपने चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में माता को मुंह की खानी पड़ी। राजस्थान में क्या हुआ? ईडी के अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। अभी तमिलनाडु का एक खबर आई है कि वहां पे ईडी के अधिकारी जो है रिश्वत लेते हुए पकड़े गए।
तो इस चीज के ऊपर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा वत्स जी, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी, टोकना भी चाहूंगी। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या कहीं और की बात करें, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि आपके पास तो 6 दशक थे, आपने क्या क्या, इस पर भी जवाब दीजिए। कैसे आप रिपीट कर सकते अपना क्वेश्चन? जी, मैं ये कहना चाहूंगी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि तमाम सारे राज्यों में जहां पर भी बीजेपी सरकार है वहां पर जो ईडी की कार्रवाई है वो कांग्रेस नेताओं पर होती है, विपक्षी नेताओं पर होती है। जो बीजेपी का आपसे सवाल है वो ये है कि जो आपने 6 दशक में क्या किया। अब तो आप सुधार की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने सुधार किया होता तो ये जो नतीजा है अभी वो सामने नहीं आता। तो पिछले 6 दशक का वो मांग रहे हैं आपसे रिजल्ट। देखेंगे आप, सबसे पहले मध्य प्रदेश में देखें, मध्य प्रदेश में 18 साल से भाजपा की सरकार है। 18 साल कम समय नहीं होता, 18 साल बहुत होता है, ठीक है। राजस्थान में आप जाएंगे, वहां पर अब भी अशोक गहलोत जी की सरकार है। अशोक गहलोत जी की सरकार ने कई काम किया, चाहे वो महंगाई राहत कैंप हो, चिरंजीवी योजना हो, ओपीएस की बात हो, कई काम किया है। जैसे जनता को हम राहत देने का काम करें। उससे पहले वसुंधरा राजे जी की सरकार थी। अब वसुंधरा राजे जी की जो 5 साल पहले की सरकार है, उसका ही रिपोर्ट कार्ड लेकर आ जाइए। 9 साल आपकी भाजपा अभी केंद्र की सरकार है, उसका रिपोर्ट कार्ड लेकर आप जनता के बीच में आए। छत्तीसगढ़ में हमने जनता के लिए काम किया, फिर चाहे वो बातों की गोबर खरीदने की बात हो, किस प्रकार से ओपीएस लागू करने की बात हो, कई ऐसे काम हो, ठीक है। तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है, तो वहां पर हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है। मिजोरम में भी हम ऐसे उन्हीं के जो सरकार है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी जब सरकार है तो हम तो जनता के बीच में अपना काम लेकर आ रहे हैं। हमने क्या क्या काम किया, चाहे वो हमने बात की हो कि हमने जब हमारी केंद्र में सरकार थी तो सोनिया जी ने तेलंगाना की जनता को वादा किया था कि वो तेलंगाना एक प्रदेश बनाएगी, और तो उन्होंने बनाया है तेलंगाना प्रदेश, क्योंकि उन्होंने जनता से वादा किया था। इसलिए तेलंगाना की जनता जो है वो सोनिया जी को सोनिया अम्मा के नाम से पुकारती है। उनका एक प्रेम का रिश्ता है सोनिया जी से। तो हम वो कार्यशाली लेकर चल रहे हैं, लेकिन भाजपा क्या अपने 5 साल का रिपोर्ट लेकर चल सकती है? मध्य प्रदेश में 5 साल का रिपोर्ट लेकर आए, राजस्थान में वसुंधरा राजे जी के 5 साल का रिपोर्ट लेकर आए, वहां पर छत्तीसगढ़ में 15 साल आपकी सरकार रही है, 15 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए। ठीक है, फिर से लौटूंगी। सलमान बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। सलमान, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्या मतगणना केंद्रों से कोई अच्छी खबर सामने आई? जी, अभी तक का नहीं, अभी 10 मिनट में आने वाली है, क्योंकि गिनती लगातार चल रहा है। आज तो 19 गिनतियों पर एक बार जरूर आएगा, क्योंकि गिनती लगातार चल रही है। इसी देर में अपना सामने आएगा। लगातार यहाँ पे शासनिक लोग लगे हुए हैं, सभी सुरक्षा बल तैनात करे हुए हैं। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि इस बार का जो यहाँ पे चल रही है, जिस प्रकार की जो गिनती चल रही है, वैसे अगर हम देखते हैं तो बस्तर की बात करते हैं, सुकमा जिला हो, चाहे दंतेवाड़ा हो या बीजापुर हो, यहाँ के लोग कांग्रेसी के लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं कि बीजेपी लोग भी तरह सामने आ रहे हैं, क्योंकि कभी आगे बढ़ रहा है, ऐसा उनका कहना है। देखते हैं आने वाला कुछ घंटों में उनके सामने रिजल्ट आएगी। जी नमस्कार। ठीक है, लेकिन सलमान, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है? और अगर मतगणना केंद्रों की बात करें तो क्योंकि हुजूम उमड़ा होगा वहां पर आज प्रत्याशियों का और खासकर बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का। बड़ी मात्रा में जमाव है बीजेपी के, और बड़ी मात्रा में जमाव है कांग्रेस के लोग। जैसे ही राजस्थान में आगे चल रही थी तो बड़ी नारेबाजी के साथ लोग जयकार लगा रहे थे कि इस बार कांग्रेस की सरकार को वही हम बात करते हैं कि अगर नीति की जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका जैसे पीछे पड़ गया तो उनके चेहरे में थोड़ा सा टेंशन नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी के लोग बड़े नारेबाजी से हम आगे जा रहे हैं, ऐसा उनका नारेबाजी चल रहा है। जी चलिए ठीक है, शिषपाल जिंदल जी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जिंदल साहब, देखिए लगभग रुझान अब सीटों के सामने आ गए हैं, और रुझानों में हालांकि कहीं कांग्रेस कहीं बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से वत्स साहब कह रहे हैं, और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो तो जीत रहे हैं इस बार, लेकिन कांटे की टक्कर रुझानों में देखने को मिल रही है। और इस बार ये कहा जा सकता है जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, रुझानों के बेसिस पे शायद इस बार जो भी विपक्ष में रहे काफी मजबूती के साथ रहने वाला है। देखिए, रुझानों में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा जल्दबाजी ना करके और थोड़ी देर का इंतजार कीजिए, ये कहीं भी आपको नजर नहीं आएंगे। दूसरी बात, जैसा इन लोगों की फितरत रही है कि हमारे ये जवाब नहीं देते सीधा सा। मैं अंश जी से जानना चाहूंगा कि अगर सोनिया मैया का गुणगान इनका खत्म हो गया हो तो ये बताने का कष्ट करेंगे कि राहुल गांधी जी विदेश में क्या करने गए हैं। मुस्कान जी,
असल में राहुल गांधी ने और सोनिया मैया ने भारत को लाले की दुकान समझ रखा है। हर महीने 15 दिन में ये बाहर जाते हैं और पैसों का हिसाब किताब करके फिर आते हैं। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं और देश को बलगड़ाने का प्रयास करते हैं। ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस ने बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया, उनका सरेआम बलात्कार किया, ये उज्जैन की घटना का तो उदाहरण दे देते हैं, लेकिन जो राजस्थान का जिक्र आता है उस पर चुप्पी साध लेते हैं, ना ही इन पे कोई जवाब देना बनता है। और उसके बाद ये बात करते हैं ईडी और सीबीआई की। बिल्कुल बस जी, अरे आएंगे आप मेरी प्रश्न और है आपसे कि जब आपका केंद्र के अंदर राज था तो ईडी सीबीआई या जो भी हमारी केंद्रीय एजेंसी थी, आपने तो इनको गुलाम बना के रखा हुआ था। आपने कब इनको स्वतंत्र किया था? इनको काम करने की आजादी ही नहीं थी। अगर आजादी दी है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आजादी दी है। इनको स्वतंत्र किया है कि आपका जो कार्य है, जो कानून के मुताबिक बनता है, जो भ्रष्ट लोग हैं उनको पकड़ी और जेलों के अंदर ठूसिए, तभी तो यह कार्रवाई हो रही है। और आप इसे क्यों घबराते हो ईडी और सीबीआई से? यही तो कारण है। लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं कि वो सिर्फ विपक्ष के लिए आजादी है उनके पास, बीजेपी पर कार्रवाई करने की आजादी नहीं है उनके पास। देखिए मुस्कान जी, आपने ही एक इनसे प्रश्न किया था कि जब इनके ही एक जहां पे इनका शासन है वहां पर एक लोग पकड़े गए थे तो इन्होंने क्या कार्रवाई की? ये कहते हैं कार्रवाई करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अगर कार्रवाई कोई करनी है तो भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती है और निष्पक्ष तौर पे कार्रवाई करती है। हमारा निष्पक्ष होता, यही तो दिक्कत है ना जनरल साहब, निष्पक्ष होता तो फिर बीजेपी के भी तो जितने बागी हैं, बीजेपी के जितने दागी हैं, उन पर भी तो कार्रवाई होती है। विपक्ष का कहना है, विपक्ष ये साफ कह रहे हैं कि आप सिर्फ विपक्ष पर कार्रवाई कर रहे हैं, बीजेपी में इतने दागी हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती। सबसे ताजा उदाहरण ले लेते ब्रजभूषण शरण सिंह, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी देखिए, कार्रवाई करना और उस पर जो उसके तथ्य है वो इकट्ठे करना, उनमें फर्क है। जब तक किसी आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत ना मिल जाए तब तक आप किस हिसाब से कार्रवाई कर सकते हो? हमारे को या आपको कैसे पता कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है? किस प्रकार से केंद्रीय एजेंसी उनकी छानबीन कर रही है? हमारे इस मामले में तो हमारे को जाना नहीं चाहिए ना। लेकिन अभी तो हमारा प्रश्न ये है कि जो भ्रष्ट लोग पकड़े गए हैं, करिए बात पूरी करिए जनरल जी। जो भ्रष्ट लोग पकड़े गए हैं क्या उनको ऐसे ही जाने के उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें? इनको पीड़ा इसी बात की है, खुले आम ये रिश्वत लेके पकड़े गए, घोटालों में पकड़े जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार की अगर कोई केंद्रीय एजेंसी इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो इनको पीड़ा क्यों है? उनको तो ये समर्थन करना चाहिए कि ये लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त है, हम सरकार का सहयोग देंगे। सहयोग देने की बजाय उनका आलोचना करें, उनको छुटकारा दिलाने का। आपके सवालों का जवाब लिया जाएगा क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, दावे भी जारी हैं। झा जी हमारे साथ बहुत समय से बने हुए। झा जी आपसे पूछना चाहूंगी, अभी मैं थोड़ा सा तेलंगाना पे आना चाहूंगी क्योंकि एमपी और छत्तीसगढ़ की बात लगातार हो रही है। तेलंगाना पे आना चाहूंगी। दोनों सीटें जहां से मुख्यमंत्री जो केसीआर है वो चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों से अभी तक के रुझानों के हिसाब से पीछे आ रहे हैं। चाहे गजवेल की हम बात करें, चाहे कामारेड्डी की बात करें, जो रुझान अभी सामने आ रहे हैं उनमें दोनों में पीछे आ रहे हैं। क्या लगता है, क्या कुछ ऐसी कमी है जो उनको पीछे ले जा रही है? क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? जी जी जी, देखिए वहाँ पे चूंकि इस तरह की शुरू से रही है, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं अपनी जो उनकी बेसिक एम्यूनिटीज है, सबसे बड़ी बात है मुस्कान जी कि हमारे देश के अंदर आजादी मिलने के 75 साल बाद भी यदि मैं कहूं तो बेसिक चीजों की जरूरतों की बहुत ही दिक्कत है, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की हो, रोजगार की हो। आप किस सेक्टर की बात कर रहे हैं? जहां भी आप देखेंगे आपके जितने भी शहर हैं कहीं भी आपके एक नाले तक ठीक से नहीं बने हुए हैं। आपने रास्ता बना लिया लेकिन मतलब हर जगह, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, चाहे वो रोजगार हो, तो यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की तो बात करते हैं, लेकिन इस पे कितना एग्जीक्यूशन होता है, जिसको हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, इस पे कितना होता है? क्योंकि वहां पे जो सरकार है बहुत सारे काम किए थे, लेकिन चूंकि उन एस्पिरेशंस को लेके आप नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि वहां के स्थानीय लोगों का आक्रोश रहा है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो हैं
नहीं जीत पाते हैं। जैसे अभी आपने ट्रेंड में बताया मध्य प्रदेश के अंदर नरोत्तम मिश्रा जी पीछे चल रहे हैं, उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि वहां पे ये पीछे चल रहे हैं और हो सकता है कि उन्हें चुनावी हार का भी सामना करना पड़ सके। लेकिन वहां पे कांग्रेस और जो वहां की जो रूलिंग पार्टी है वो बिल्कुल एक दूसरे को नेक टू नेक टक्कर देंगी, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। वत्स जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से तेलंगाना के हम हाल देख रहे हैं, क्या वहां पर कांग्रेस इस चीज का फायदा उठा सकती है कि कुछ जो विकास के काम बचे हुए उस पे वो कुछ काम कर सकती है, या फिर जनता ये देखना चाहती है कि क्या अगर बीआरएस ने कुछ नहीं किया है तो वो कुछ कर सकती है? और दूसरा ये चाहेंगे आपसे कि जो बीजेपी ने आप पे आरोप लगाए उसका भी आप जवाब दें। सबसे पहले तो मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता ने सवाल पूछे उस पर मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान की जिन घटनाओं की जिक्र करते हैं उन घटनाओं में जब मात्र 48 आवर्स के अंदर अंदर उन पर कार्रवाई होती है, आरोपी को पकड़ा जाता है, और आरोपी जब पकड़ा जाता है क्या पाया जाता है कि भाजपा का जो स्टूडेंट विंग है उसके कार्यकर्ता निकलते हैं। तो साफो साफ तो ये खुल्लम खुल्ला है कि भाजपा के नेताओं के द्वारा ही ये दुष्कर्म किए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर इतनी तेजी के साथ, और हमने ये राजस्थान में कानून भी लेकर आए हैं कि अगर किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है तो उस महिला को वो पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवा सकती है और पुलिस को वो मजबूरन रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। पुलिस जो है वो एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकती है। तो ये कानून भी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार ही लेकर आई है, ठीक है। इन्होंने बात करी ईडी के ऊपर। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, शरद पवार को इस देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ कुछ दिन पहले जब वो उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाते हैं देवेंद्र फडणवीस, उससे कुछ दिन पहले ही वो उनको सबसे भ्रष्ट नेता बताते हैं शरद पवार को, इस देश के प्रधानमंत्री। लेकिन उनकी बात को काटते हुए देवेंद्र फडणवीस जी उन्हें उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाते हैं। उसके बाद क्या हुआ? अजीत पवार का आप जिक्र कर रहे हैं। जी सॉरी, हाँ, अजीत पवार जी को सबसे ज्यादा वो भ्रष्ट बताते हैं। उसके बाद उन्हीं को वो उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा, क्या हुआ शादत काम का? इस देश के गृह मंत्री जी उन्हें सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता बताते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हीं को वो इस असम के मुख्यमंत्री बना देते हैं। नारायण राणे जी, शुभेंदु अधिकारी जी, सूची कई बड़ी है। उन नेताओं को सबसे पहले आप सबसे भ्रष्ट नेता बताते हैं, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बाद जब वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं उन्हीं को आप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री बना लेते हैं। उसके बाद सारी ईडी की जो कार्रवाई है वो समाप्त हो जाती है। मैं इस डिबेट में शुरुआत से मैं बात कर चुका हूं देवेंद्र सिंह तोमर जी की, उनके घर पे कब जाने वाली है ईडी कब जाएगी वहां पे? शुभेंदु अधिकारी जी के पास कब जाएगी? हेमंत बिश्व शर्मा जी को उसके बाद कब समन किया गया? ये बताए कि कब अजीत पवार जी को समन किया गया और कब किया जाएगा आगे। ठीक है बस, अब आपके तमाम सवालों का जवाब लूंगी मैं जिंदल जी से, लेकिन उससे पहले सलमान आपके पास आना चाहूंगी। अगर आप आसपास लोगों से बात भी कर पाए तो जानिएगा जरूर किस तरीके के हालात हैं और जनता आज किसे चाह रही है इस बार सत्ता में। जी, अभी मैं आपको बता दूं कि किसी गली में सामने रुझान आने वाला है, किसी गली बच्चे जिसमें रुझान आने वाला, उसके बाद किस प्रकार से यहाँ के लोग नजर आ रहे हैं किसी भी चौधरी पर लगातार हम लोग देख रहे हैं कि सब लोग थोड़े से नर्वस और टेंशन में नजर आ रहे हैं ताकि जल्दी से क्लियर हो जाए। बिल्कुल सलमान, हम आसपास आपके कई सारे लोगों को देख पा रहे हैं। यदि संभव हो तो आप बात करने का प्रयास कीजिएगा। क्या लगता है, क्या कुछ हालात हैं? सुरक्षा व्यवस्था की भी आपने बात बताई थी कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चाक चौबंद है। मैं लगातार आपको पत्रकार मौजूद है ताकि सबके रूपों को करवाना पूरी जनता समझ लीजिए। ठीक है, जिंदल जी आपके पास आना चाहूंगी। आपसे कई सवाल पूछे गए हैं, उनका जवाब दे दीजिए। आप जिंदल जी जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक बार रुझानों की फिर से बात कर लेते हैं। तो लगातार जो रुझान है वो जारी है और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 205 सीटों का मुस्कान अभी तक रुझान आ गया है। 116 सीटों पर यहाँ पर जो है वो बीजेपी दिख रही है, 87 सीटों पर कांग्रेस दिख रही है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कांग्रेस जो है 37 सीटों पर अभी आगे दिख रही है। बीजेपी की अगर बात करें तो 38 सीटों पर जो आगे दिख रही है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन अभी तक देखा जाए
तो कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस 37 पे है और बीजेपी यहाँ पर 38 पे नजर आ रही है। अभी तक जो अदर के खाते में वो एक रुझान मात्र आया है। वहीं आगे अगर राजस्थान की हम बात करें तो कांग्रेस भी यहाँ पर 100 अभी कुल जो है वो 199 सीटें ऐसी है जिन पर रुझान सामने आ गया। वहीं तेलंगाना की अगर बात करें तो 77 सीटें ऐसी है जहां पर रुझान सामने आ गया, और तेलंगाना में अभी तक जो 44 सीटें हैं वो कांग्रेस के पक्ष में आती नजर आ रही है, यानी रुझान जो है वो अभी 44 सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है। तो जिंदल जी, आप अपनी बात को चालू रखिए। देखिए मुस्कान जी, मैं हंस भाई को कहना चाहूंगा, निराश होने की जरूरत नहीं है। जो इन्होंने लड्डुओं की व्यवस्था की है वो भारतीय जनता पार्टी के काम आएंगे, हमारे मतदाताओं के काम आएंगे। और आप भी भिजवा दीजिएगा, हमारे भी काम आ जाएंगे, हमारा भी मुंह मीठा हो जाए। बिल्कुल, आप भी हमारे लड्डू खाकर जरूर जाइए। 3 राज्यों के अंदर आप जैसा रुझान देख चुके हैं, हमारी बम्पर जीत है, हमारी सरकार बनने जा रही है, तीनों राज्यों में बन चुकी है। आपके लोग धीरे धीरे यहां से खिसकने लगे हैं जहां जहां भी थे। और जहां तक आप बात कर रहे थे तेलंगाना की, देखिए सबको मालूम है कि कांग्रेस और बीएआरएस का क्या संबंध है, क्या इनकी रणनीति है, सबको मालूम है। और आपको भय क्यों है? तेलंगाना के अंदर आपने पूरी कर्नाटका गवर्नमेंट उठाकर रख दी है, पहरेबाजी कर दी है। क्या आपको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है? सबसे बड़ा प्रश्न तो आपके ऊपर ये उठता है। दूसरा, अगर हम इन 3 राज्यों से निकलकर हरियाणा की बात करें, क्योंकि हरियाणा के कुछ लोग आपके इन राज्यों के प्रभारी बनाए हुए हैं, जैसे रणदीप सुरजेवाला जी। सुरजेवाला जी का आपने बयान सुना होगा, हरियाणा के अंदर उन्होंने क्या बयान दिया था कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है या समर्थन करता है वो राक्षस है। ये बात भी जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों के मतदाताओं के संज्ञान में थी। और यही कारण है कि आप लोगों को सीख देने के लिए मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और थोड़ा और संयम रखिए, अभी आपको और रिजल्ट आ जाएंगे थोड़ी देर के अंदर। दूसरा, आप ईडी की बार ईडी एक ही आपके जो सीबिया हो चुका है आपको ईडी का, आप मेरे को एक कहीं भी पूरे देश के अंदर ऐसा नाम बता दीजिए जहां पे किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ईडी के ऊपर सिफारिश की हो। एक सिंगल मेरे को नाम बता दीजिए। आपको पीड़ा ये है कि ईडी और सीबीआई जो भी हैं ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, ये अपना काम बखूबी कर रही है, और जो आप लोगों ने मनमर्जियां घोटाले किए थे उनको पकड़ने के लिए आपके जो गिरेबान हैं इनके हाथों में है। इसीलिए आप घबरा रहे हो, इसीलिए बार बार ईडी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। अरे आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते आप? उससे ज्यादा और आपको सजाओं में कम मिलेगी। ठीक है, ठीक है, चलिए राकेश झा जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए रुझान लगातार सामने आ रहे हैं और लगातार ये जो आंकड़े हैं ये बदलते जा रहे हैं, कभी कोई आगे है तो कभी कोई आगे है। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है बीच में, उसका पहले बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, उसके बाद कंटिन्यू रखेंगे। झा जी आपके पास भी आएंगे, जिंदल जी आपसे भी जवाब लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट यही है कि रुझान जो है वो लगातार आने चालू हैं और जारी है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 205 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी रुझान सामने आ गए, जिसमें से बीजेपी जो है 116 सीटों पर आगे नजर आ रही है, और कांग्रेस की अगर बात करें तो 67 सीटों पर कांग्रेस यहां पर सामने आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 76 सीटों पर अभी तक रुझान सामने आ गया। 90 कुल सीटें हैं, 90 में से 76 सीटें ऐसी हैं जिन पर रुझान सामने आ गया। कांग्रेस की अगर बात करें तो 37 सीटें ऐसी हैं जिन पे कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वही बीजेपी जो है वो 1 सीट आगे यहां पर नजर आ रही है, यानी 38 सीटों पर भारी नजर आ रही है। राजस्थान की बात करें तो वहां पर भी लगातार रुझान आने जा रही है। तेलंगाना की बात करें तो 119 के 19 सीटों पर अभी बात करें तो वो रुझान सामने आ ही गए हैं लगभग, जिसमें जो कांग्रेस जो है वो 66 पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है मुस्कान, और अगर बीजेपी की बात करें तो यही कोई 58 के आसपास वो सामने आ रही है। बिल्कुल, तेलंगाना में लगातार कांग्रेस आगे चल रही है और बीआरएस जो है वो इस बार पिछड़ती नजर आ रही है। 2 बार केसीआर जो है वो सीएम बन चुके हैं 10 साल का कार्यकाल का, लेकिन अब जो कांग्रेस है वो आगे बढ़ती जा रही है। इसीलिए मैंने जिक्र किया क्योंकि दक्षिण में जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, राहुल गांधी ने कई किलोमीटर लंबी यात्रा की और वो यात्रा, उसका जो एक सफरनामा था वो उसकी सफलता यहाँ कहीं ना कहीं देखी जा सकती है दक्षिण में। लेकिन झा साहब आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। देखिए दक्षिण में मजबूत हो रही है, लेकिन अगर इधर उत्तर की बात करें या पश्चिम की बात करें, वहां
कांग्रेस थोड़ी कमजोर है। किस बात पर कांग्रेस को फोकस करने की जरूरत है? आज के रुझानों को देखकर आपको क्या लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि जो कांग्रेस की एक बहुत बड़ी विरासत रही है और लगातार आपने देखा कि 1952 से लेके लगातार 1970-75 तक उनका एक छत्र और कांग्रेस सिस्टम कहा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है उनको जो एक कनेक्टिविटी है यूथ के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि यूथ जो है पूरे विश्व में भारत के अंतर्गत सबसे ज्यादा आबादी रह रही है। आप देखेंगे यदि बाकी जो अन्य पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी को लें और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यूथ के बीच, और यदि मैं कहूं कि नरेंद्र मोदी की जो छवि है यूथ के बीच काफी अच्छी रही है, और यही कारण है कि जब तक आप यूथ से कनेक्ट नहीं होंगे आपकी वो जो वोट बैंक कह लें या बाकी जो चीजें हैं वो माइंडसेट नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि जो भी पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड स्ट्रेटजी हो यूथ सेंट्रिक होगा, तभी जाके आप जो है जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या जो बाकी जो लोग हैं उनको आप भी कैटर कर सकते हैं। लेकिन यूथ आइकॉनिक स्ट्रेटजी बने तो जाहिर सी बात है कि अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो इशूज हैं, क्योंकि देखिए हर जगह के अपने अपने इशूज हैं और हर आदमी जो है फ्री बी की बात करता है। फ्री बी, अरे आपने देखा श्रीलंका में क्या हाल हो गया। फ्री भी करेंगे, आपके पास पैसे हैं नहीं। किसी स्टेट गवर्नमेंट की इकोनॉमिक की बात करें तो हर स्टेट गवर्नमेंट पैसे सेंटर से मांगती है, स्पेशल स्टेटस की दर्जा मांगती है। यानी कि जो ये मतों के साथ जो खिलवाड़ है ना, ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। और यहाँ के मतदाता काफी मैच्योर हो रहे हैं। और आपने देखा कि माइग्रेशन लेवल गांव से शहर, शहर से महानगर हो रहा है। और आपके पास किसी भी सेक्टर में आप उस तरीके से पार एक्सलेंस नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी सेक्टर आप उठा के ले लीजिए। आपकी दिल्ली ऐसे शहर में, एनसीआर शहर में आप देख लीजिए कि क्या समस्या है, गार्बेज की क्या समस्या है, बाकी चीजें क्या है, पॉल्यूशन की गांव के स्तर पे देखिए। तो ये जो मिसमैच है इसको जब तक नहीं पाटेगी सरकार। आप वहीं देखिए गुजरात के अंदर जो पिछले 20 सालों में चाहे पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी रही हो चाहे कोई, उन्होंने काम किया है। जनता इसीलिए रिपीट कर रहा है। तो जनता को, इंसान को, मनुष्य को समृद्धि चाहिए, पीस चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए। ये जाति पाति, धर्म, मजहब, ये अब जो है 13वीं शताब्दी की बात नहीं चलने वाली है। यहाँ पे जो उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करेगी वही सरकार जो है आगे आएगी। और फ्री बी से काम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं चलने वाला है। ये सबसे अहम बात है। फ्रीबीज का जो जिक्र बार बार होता है उससे अब ज्यादा काम चलने नहीं वाला है। और जिस तरीके से आपने गुप्त मतदाता का जिक्र किया झा साहब, ये काफी अहम बात है। देखिए साइलेंट वोटर्स, युवा इतने ज्यादा समझदार जनता हो गई है, जब भी कोई भी एजेंसी सर्वे भी जब ज्योति करने जाती है तब भी ये जो साइलेंट वोटर्स है ये खुलकर सामने नहीं आते हैं। ये अपने जो मतदान को, बाकी जो गुप्त मतदान भारत में होता है ये उसे गुप्त रखते हैं। तभी जो एग्जिट पोल है वो आजकल सटीक है, नहीं आ पाते हैं, जिस तरीके से झा साहब ने कहा भी था। खैर सलमान, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी, क्या कोई अपडेट कुछ आपके पास इस समय छत्तीसगढ़ से? सलमान, आवाज मिल पा रही है? चलिए, संपर्क उनसे टूट चुका है। बिल्कुल, जिंदल जी से मैं सवाल लेना चाहूंगी। मुस्कान, जिंदल जी, तेलंगाना के जहां तक अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी काफी पीछे नजर आ रही है। हालांकि पिछली बार से थोड़ा सा आगे, क्योंकि पिछली बार तो मात्र 1 सीट जीत पाई थी वहां पर, अगर पिछले चुनाव की हम बात करें। लेकिन अभी की अगर हम बात करें आपसे, तो अगर बीजेपी नहीं जीतती है, अगर वाली बात कह रही है, तो क्या कुछ आपको ऐसे मुद्दे लगते हैं जिस पर सुधार करने की जरूरत है बीजेपी को? ज्योति जी, देखिए, जहां तक तेलंगाना की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं नहीं मानता कि हमारी पार्टी को कम विधायक मिलेंगे, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है। बैलेट पेपर की अभी मतगणना चल रही है। इतनी जल्दी कुछ भी निर्णय लेना, कहा जाना मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी। अभी थोड़ी देर में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इसके बारे में अगर बाद में बात की जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, जिस तरीके से ज्योति तेलंगाना की वो कह रहे हैं कि बाद में खैर बात करेंगे, लेकिन अंशवत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। वत्स साहब, सबसे पहले आपकी बात, उसके बाद मैं सवाल रखूं। बिल्कुल।
बीजेपी के प्रवक्ता ने इससे पहले 2 बातें रखी थी जिसका मैं जवाब देना चाहूंगा, और एक और बात आई थी फ्री को लेकर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो इन्होंने जो कहा है ना कि इनके पास विधायक की कमी है या वो सब चीजें हैं, तो भाजपा के पास शायद नेताओं की कमी है, इसलिए शायद उन्हें केंद्रीय के साथ रोकना चाहूंगे आपको, जल्दी से बात पूरी करेगा, समय समाप्त हो रहा है। बिल्कुल जी। तो उन्हें अपने केंद्रीय मंत्री को अगर उतारना पड़ रहा है ना मैदान में, तो ये साफ दिख रहा है कि किसका क्या रुझान आने वाला है। ठीक है। और जो नेता अगर ये कह रहे, केंद्रीय मंत्री उतर के कह रहे कि भैया हम तो हारे मन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी तो कोई मंशा ही नहीं थी, तो ये बात साफ है। और रही बात फ्री बी की, तो मैं फ्री बी पे ये कहना चाहता हूँ, अगर जो कॉर्पोरेट हाउसेज अगर उनके ऋण माफ होते हैं तो वो आप डेवलपमेंट में आ जाते हैं, लेकिन अगर एक गरीब का अगर पेट भरा जा रहा है, अगर एक गरीब का कल्याण हो रहा है, तो वो फ्री बी में कैसा आ जाता है? क्या उस गरीब को वो अधिकार नहीं है कि वो उसको उसका पेट भरा जाए? क्या उस गरीब का अधिकार नहीं है कि उसको उसका अधिकार मिले? चलिए ठीक है, सलमान आपके पास आना चाहूंगी, सबसे फाइनल कमेंट भी ले लेते हैं। सलमान, अभी तक का आपको आवाज मिल पा रही है? सलमान, चलिए उनको आवाज नहीं मिल पा रही है। जिंदल जी आपके पास आना चाहूंगी, फाइनल कमेंट आपका पूरे मसले पर और आज के जो रुझान आ रहे हैं उन पर। बिल्कुल फरीद, जैसा हमारे विश्लेषक साहब ने कहा, मैं पूरी तरह से उनकी बात से सहमत हूँ, उनकी बात का सम्मान करता हूँ। कांग्रेस की नीति क्या रही है? वो इस प्रकार के फरी देते हैं कि आदमी को काम धंधे के योग्य नहीं छोड़ते और लाचार बना देते हैं। जबकि मोदी जी की नीति क्या रही है कि अगर कोई व्यक्ति आपदा के अंदर है तब हमने फ्री का सिस्टम शुरू किया है। कोविड के अंदर लोगों को खाने पीने की दिक्कत थी, हमने पूरे देश के अंदर खाने की व्यवस्था की है। लोगों को इलाज के लिए अगर कोई इलाज करने में सक्षम नहीं है, उनको दवाइयों की जरूरत है, इलाज की जरूरत है निःशुल्क की, तो हमने निःशुल्क दिया है। ये होता है फ्री। और ये तो लाचार बनाने का प्रयास करें। कुछ दिनों के बाद आप देखोगे जिन लोगों को फ्री बांट रहे हैं वो काम धंधे के लायक नहीं रहेंगे। और यही बात आज प्रदेश की जनता, देश की जनता समझ चुकी है कि वो कांग्रेस के लुभावने वादों में आने वाले नहीं है, वो तो गुलामी की ओर धकेलने का काम कर रहे हैं इनको। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन आंकड़े लगातार अपडेट हो रहे हैं, रुझान लगातार जो कि अपडेट हो रहे हैं। एक बार जिक्र एक बार फिर से कर लेता है, जिस तरीके से लगभग 90 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में और लगभग सीटों के रुझान आ गए। 78 सीटें ऐसी है, 78 सीटें ऐसी है मुस्कान अभी तक जिनमें रुझान अभी तक सामने आ गए हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो मुस्कान, जो 40 सीटें हैं उन पर कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं बीजेपी अगर बात हम कर लें तो बीजेपी भी अभी कांग्रेस से पीछे नजर आई। 31 सीटें कुल ऐसी है मुस्कान अभी तक जिस पर बीजेपी आगे चल रही है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। 230 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी तक रुझान सामने आ चुके हैं। 132 सीटों की अगर बात करें तो वो बीजेपी के पाले में जाती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो 94 सीटें ऐसी मुस्कान अभी तक जो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान का भी यही हाल है। राजस्थान में भी लगातार जो आंकड़े हैं वो आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं। तेलंगाना की अगर बात करें तो देखिए बहुमत का आंकड़ा जो है वो बीजेपी मध्य प्रदेश में पार करते नजर आ रही है। 116 सीटें चाहिए, 127 पर आगे चल रही है। राजस्थान की बात करें 101 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है और बहुमत का आंकड़ा 100 है। यानी कि ये जो बहुमत के आंकड़े हैं उन्हें पार करते नजर आ रही है और राजस्थान और मध्य प्रदेश बीजेपी के खाते में अभी तक के रुझानों के हिसाब से दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें जिस तरीके से, तो छत्तीसगढ़ में भी जो अभी तक हालांकि किसी ने कांग्रेस, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की 55 सीटें जो है वो उस पर बढ़त बनाई है और रुझानों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखिए ये जो रुझान है ये आगे नतीजों में अब शाम तक बदल जाएंगे, फाइनल हो जाएगा और शाम तक हम भी इसी तरीके से आपको बताते रहेंगे तमाम अपडेट। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए, फौरन लौटेंगे ब्रेक के बाद।